हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, मैंने आपको बोला था क्या होता है इकोनॉमिक्स, कैसे हम लोग पैसे लाते हैं, कैसे पैसे यूटिलाइज होते हैं। जब उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पैसे लाने के लिए एम्प्लॉयमेंट तो होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? जब हम लोग कहीं पे रिसोर्सफुली काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं एंड उसके बदले में हम लोग कुछ पैसे ले रहे हैं तो हम लोग उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हमको किसी भी तरह का प्रोडक्टिव काम नहीं मिल रहा है, हमको उसके बदले में कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया में लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके सामने हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के सामने हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। तो बहुत बार अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, कॉजेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है एम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। सबसे पहले, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ रहता है, हमको पता है भाई क्या है, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट चैलेंज, हमारे बहुत बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंडिया में डेवलपमेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है अगर उसके पास करने के लिए काम नहीं है तो वो वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन पॉवर्टी, अगर ज़्यादा लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है तो उससे पॉवर्टी आती है और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है। मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट होके निकले और फिर जॉब नहीं मिल रहा है। यंग पीपल आर अ मेजर ह्यूमन रिसोर्स, की एजेंट फॉर सोशल चेंज एंड ड्राइविंग फोर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए। ठीक है, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली एनीवन हु इज नॉट गेनफुली, देखो अभी मैं फ्री में किसी को पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर मैं कोई क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से मुझे कुछ गेन्स मिल रहा है, देन आई एम एम्प्लॉयड। बट मैं गेनफुली कहीं पे नहीं काम कर रहा हूँ तो इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नॉर्मली एनीवन हु इज़ नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, जिससे कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है वैसे कुछ, इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट। In economics, unemployment studied with respect to nature, working age group, demand and supply of labor and prevailing wage rate. देखो, the rate of economic growth is not fast enough to generate adequate jobs. जितना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इतना फास्ट इनफ नहीं है कि हमारे पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ वो मैच कर पाए। ठीक है, एब्जॉर्ब कर पाए जो हमारा लेबर फोर्स बढ़ रहा है उसके हिसाब से। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच वर्किंग एज ग्रुप 15 से लेके 59, उसको हम लोग वर्किंग एज ग्रुप आर विलिंग एंड एबल, काम करना भी चाहते हैं, विलिंग भी है और एबल भी है, ऐसा नहीं है हैंडीकैप है या कुछ है। ठीक है, टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज, जो वेज रेट चल रहा है वो वेज रेट पे काम करने भी तैयार है, बट अनएबल टू गेट अ जॉब, फिर भी उनको जॉब मिल रहा नहीं है। For a person to be considered employed, it is essential that the person should be engaged in work for a maximum number of hours per week. ठीक है, 20 hours, हाँ, those who work 15 to 28 hours, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहते। ठीक है, तो इतना अगर उसको काम करने मिल रहा है वीक में 15 to 28 hours, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, in India, a person is considered unemployment if he works for less than 14 hours per week. अगर वीक में 14 आवर्स से कम काम कर रहा है
तो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। Those who work for 15 to 28 hours a week are considered as underemployed, ठीक है, मतलब उनको काम तो मिल रहा है लेकिन कम काम मिल रहा है। एंड जिसको पर्सन वर्किंग फॉर 8 hours a day, कितना पर डे उसको 8 hours का काम मिल रहा है, या तो फिर पूरे साल में 273 डेज अगर वो काम कर रहा है, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस पे नॉर्मली उसको, वो बंदे को हम लोग एम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। जिसको क्या मिल रहा है, पर्सन वर्किंग 8 hours a day और साल में 273 डेज वो काम कर रहा है, उसके पास काम है 273 डेज का, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयड कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस के हिसाब से, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वी कैन क्लासिफाई अनएम्प्लॉयमेंट इनटू वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग ने रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर किया ना। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स गांव में जब लोगों के पास जॉब नहीं होता है तो इट इज कॉल्ड एज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और सिटीज में जब लोगों के पास जॉब नहीं होता है इट इज कॉल्ड एज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द unemployment found in villages is called rural unemployment. Following are the types of rural unemployment. First है seasonal unemployment. देखो गांव में ज्यादा करके लोग डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी एग्रीकल्चर पूरा साल तो होता नहीं है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, बाकी टाइम बैठे रहो। तो बाकी के टाइम जब बैठे रहते हैं, सीजन नहीं होता तभी, तो वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द स्लैक सीजन, जब सीजन नहीं है वो चीज का, ठीक है। एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, फार्मर्स हैव टू डिपेंड अपॉन द मॉनसून फॉर कल्टीवेशन, मॉनसून पे डिपेंड करना पड़ता है उनको, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन अनएम्प्लॉयड 5 to 7 months इन अ ईयर, वो लोग के पास काम ही नहीं होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन टूरिज्म, ठीक है। तो जब टूरिज्म का सीजन है तब काम रहेगा, सीजन खत्म तो उनका काम भी खत्म। मैरिज बैंड्स वाले हैं तो उनको शादी की सीजन में काम है, बाकी सीजन में बैठे रहते हैं। शुगर वाले, जब शुगर केन की सीजन है तो उनके पास काम है, बाकी घर पे बैठे रहेंगे। फिशरीज हो गए, आइस फैक्ट्री हो गई, तो ये सब सिर्फ सीजन में चलता है, ठीक है। आइस फैक्ट्री है तो वो सिर्फ गर्मियों में चल रहा है, विंटर सीजन में कोई आइस नहीं खरीदता है, राइट। तो उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जहां पे 2 जन की जरूरत है वहां पे 5-5 जन काम कर रहे हैं। 2 जन काम करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, 5 जन काम कर रहे फिर भी उतना ही प्रोडक्शन है, मतलब वो 3 जन जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अभी सपोज गांव में कैसा होता है, सारे लोग एक ही खेत में काम कर रहे हैं, तो पापा थे अकेले भी वही खेत में काम करते थे, पापा और बेटा दोनों मिलके भी अभी उतना ही काम कर रहे, उधर ही काम कर रहे, वो लैंड पे उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। अब पापा, बेटा और उनका बेटा तीनों जन मिलके भी वही लैंड पे काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी उतना है, मतलब वो पोता जो है उसका एक्स्ट्रा काम करने का कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा नहीं है, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जो काम 2 जन कर सकते हैं वहां पे 5 जन काम कर रहे हैं, एडिशनल कोई प्रोडक्टिविटी मिलता नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज ऑल्सो नॉन एज इनविजिबल, ऐसा लगता है कि हाँ उसके पास काम है करने को लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी उसमें से होता नहीं है। Disguised unemployment is generally found in villages in India. It is a situation in which more people are doing work than actually required. Even if some are withdrawn, production does not suffer. अगर कुछ लोग को हटा भी दिया फिर भी प्रोडक्शन कम होने वाला नहीं है। In other words, it refers to the situation of unemployment, नहीं situation of employment with surplus manpower, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, in which some workers have zero marginal productivity, मतलब उनसे एडिशनल ऐड करने का कोई एडिशनल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन होता नहीं है, तो उसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Excessive pressure on land leads to disguised unemployment in rural areas. It is estimated that nearly 20% of the labor force is disguisedly unemployed. मतलब उनकी जरूरत नहीं फिर भी वहां पे काम कर रहे। क्यों होता है? तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव, कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है उसकी वजह से। These are the main reasons for disguised unemployment. ठीक है, उसके बाद आता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब हम लोग सिटीज में एम्प्लॉयमेंट
नहीं मिल पाता है, सिटीज में जॉब नहीं है या सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज कॉल्ड एज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द अर्बन एरियाज, टाउन्स एंड सिटीज. सबसे पहला है एजुकेटेड. अभी लोग पढ़े लिखे हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि उनके लिए जॉब नहीं अवेलेबल है. ठीक है, ओवर क्वालिफिकेशन की वजह से जॉब नहीं मिल पाता उनको, कि आपके जितने क्वालिफाइड पर्सन को हम लोग हायर नहीं कर पाएंगे, सैलरी नहीं पे कर पाएंगे, इसके लिए आपको जॉब नहीं दे पा रहे हम लोग. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट जॉब्स, known as educated unemployment. This type of unemployment is found among the matriculates. पहले matriculates मतलब 12th पास 7th पास को हम लोग matriculates बोलते थे, फिर 12th पास को, अभी तो आप ग्रेजुएट हो जाओ, उससे भी आगे बढ़ जाओ. ठीक है, फिर अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये सब लोग में ज्यादा करके एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. Casual approach to education, imbalance between the job opportunities and number of educated youths. हर साल लाखों लोग इंजीनियर्स हो रहे हैं, लेकिन सामने जॉब उतनी मिलती नहीं है, नई जॉब जनरेट होती नहीं है. तो वाइट लोगों को सिर्फ वाइट कॉलर जॉब, ऑफिस में बैठ के साइन करो, रिपोर्ट्स बनाओ, मेल करो, प्रेजेंटेशन, बस ऐसी जॉब चाहिए, मेहनत करने वाली जॉब नहीं चाहिए लोगों को. ठीक है, ये सब रीजन है कि वो एजुकेटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. ठीक है, लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, ये सब की वजह से इंडिया में एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल है इंडस्ट्री में, स्ट्राइक हो जाता है, ये ऐसा कुछ होता है. इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों हो सकते हैं. Generally a form of open unemployment. So industrial growth, rapid growth of population, training facilities नहीं है, adaptability, अगर नई टेक्नोलॉजीज आ गई, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ लेबर, यहाँ से वहाँ चले गए, इतने सारे लेबर्स गांव से यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है. अभी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स हैं. तो सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. पहले 100 लेबर काम करते थे, उसकी जगह भी 2 मशीन सारा काम कर लेते हैं. ठीक है, अब मशीन्स ने क्या किया, लेबर को रिप्लेस कर दिया, तो इट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कैपिटल इंटेंसिव. लेबर पहले लगते थे, उसकी जगह भी कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स लेस लेबर्स. When new techniques are introduced in the industrial sector, existing workers are displaced from their jobs, due to lack of proper training. ठीक है, फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. मशीन नहीं चल रही है, पावर फेलियर है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, स्ट्राइक है वर्कर्स की, ऐसे कोई भी रीजन की वजह से अगर टेम्पररी जॉब नहीं अवेलेबल है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, उसके बाद आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अभी साइकिल चलता है, जब बिजनेस अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा लोगों को जॉब. अगर साइकिल नीचे हो गया, डिफ्लेशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली जॉब से सबको निकाल देंगे, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बिजनेस एक्टिविटी की. द इकोनॉमी पासिस थ्रू फेजेस. प्रॉस्पेरिटी जब बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिप्रेशन आ गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोगों को जॉब से भी निकाल देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा. ठीक है, फॉल इन प्रोडक्शन लीड्स टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट. एज अ रिजल्ट वर्कर्स आर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन. राइट, उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया हमारी इकोनॉमी के अंदर. ठीक है, उसके वजह से जब जॉब नहीं रहता है, जैसे कि पहले घोड़ा गाड़ी टांगा चलते थे, साइकिल रिक्शा चलते थे, तो अब वो रिप्लेस होके ट्रेन आ गए, बस आ गए, तो वो जो घोड़ा गाड़ी और वो सब चलाने वाले लोग थे, उनकी जॉब तो चली गई, तो एक स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया पूरा. उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक, बहुत बड़ा चेंज हो गया इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. दिस चेंजेस में अफेक्ट द एंटायर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सब कुछ चेंज हो जाता है. स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी आर कॉज्ड बाय चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम वन रीजन. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं.
ठीक है, ये हमको टेबल दिया है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, वो आप लोग देख लेना। उसके बाद कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये एक बार आप लोग को शॉर्ट में से बता देता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है। तो जॉबलेस ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन का भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हम लोग जब चेक करते हैं तो जितना हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उतना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। चलो इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रहा है, लेकिन उसके साथ में अपॉर्चुनिटीज भी उतनी बढ़नी चाहिए जॉब के लिए, तो वो जॉब का ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जॉब के लिए डिमांड बढ़ रही है, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती नहीं है, ठीक है। सेकंड है इंक्रीज इन लेबर फोर्स। अभी पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स लेबर फोर्स तो बढ़ने ही वाला है। अभी लेबर फोर्स बढ़ेगा लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। उसके बाद है एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। पहले हर काम लेबर इंटेंसिव होते थे, सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी लेबर इंटेंसिव, मतलब ज्यादा लेबर यूज करके करते थे। अभी मशीन इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव हो गए, जहां पे 10 लेबर काम करते थे वहां पे एक मशीन वो काम कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉस्ट तो कम हो रहा है लेकिन सामने लेबर्स की जॉब जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। उसके बाद लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अभी लेबर्स जो है उनकी स्किल्स होनी चाहिए उनके पास, अगर स्किल्स डेवलपमेंट होगी तो वो प्रोडक्शन अच्छे से कर पाएगा, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को जितने प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करने चाहिए वो प्रोग्राम्स नहीं लॉन्च हो रहे। अगर प्रोग्राम्स लॉन्च हो भी रहे हैं तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से भी हमारे गवर्नमेंट को हमारे लेबर्स स्किल डेवलपमेंट लैक कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, कि भाई मुझे तो ऐसा ही जॉब मिलना चाहिए, मैं इससे कम लेवल की जॉब नहीं करूंगा, मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे मेरा ऐसा ऑफिस होना चाहिए, मैं इतने दूर तक ट्रैवल नहीं करूंगा। अभी लेबर्स के भी इतने नखरे होते हैं, तो उसकी वजह से भी वो लोग क्या हो जाते हैं, जॉबलेस रह जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर चीज़ ही ऐसी है, पूरा साल तो हो नहीं सकता, जब सीजन है तब होगा, जब सीजन नहीं है तो नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी लेबर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो है, उसके वजह से भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। एंड लास्ट है माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। गांव से लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे माइग्रेट होके आ रहे हैं, अब यहाँ पे इतनी जॉब्स कहाँ से लेके आएंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे जॉब फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं है। जितने लोग माइग्रेट यहाँ पे हो रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए जा रहा है। अभी ये तो ठीक है, हमको पता चला कि क्या रीज़न है कि हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लेकिन कहाँ गया, हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स निकाले हैं। मेजर्स मीन्स कुछ पॉलिसीज निकाली है, कुछ प्लान्स निकाले हैं, ठीक है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो। अभी बहुत सारी 10-11 स्कीम्स है, सारी मतलब एग्जाम में तुम लोग को उसका शॉर्ट फॉर्म आ सकता है, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, ऐसी सारी चीज़ें आ सकती है, तो मैं उस हिसाब से तुम लोग को फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कब स्टार्ट हुआ, 28 मार्च 1972। क्या था, दिस स्कीम वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट लोगों को इन रूरल पॉपुलेशन, गांव में, ठीक है, कहाँ पे, रूरल पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 28 मार्च 1972 को गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला था। उसके बाद स्वर्ण जयंती, ठीक है, गोल्डन जुबली, ग्राम मीन्स विलेज, स्वरोजगार मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, योजना मीन्स स्कीम। स्वर्ण जयंती 50th एनिवर्सरी, ग्राम विलेज, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। कब निकाला था, 1999 में, हमारे इंडिपेंडेंस के 50 साल बाद, ठीक है। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरियाज में पुअर इंडिया के लिए निकाला गया था। वापस स्वर्ण जयंती 50th ईयर जयंती, शहरी वो रूरल था, गांव के लिए विलेज,
दिस इज शहरी मीन्स सिटी, अर्बन। रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट, योजना मीन्स स्कीम। कब निकाला गया था? 1997 में। कभी निकाला था? 1997। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग, ये सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% शेयर था और स्टेट गवर्नमेंट का 25% शेयर था टोटल कॉस्ट में। ठीक है, ऐसे करके ये लोग ने ये स्कीम निकाला था। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 1993 में सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए स्टार्ट किया था। फिर ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम, गांव में जो जवान लड़के हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद से कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सके, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए ये स्कीम निकाला था। 2 लाख रूरल यूथ को एवरी ईयर ये लोग ट्रेनिंग देने का सोचे थे। कभी स्टार्ट किया था? 1999 में। इनिशिएट हुआ था 1979 में, लेकिन एक्चुअल हो पाया कब? 1999 में। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे स्टार्ट किया 1989 में। ठीक है, जवाहर रोजगार, उसका इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट 120 बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स थे स्पेसिफिकली उनके लिए स्टार्ट किया था ये लोग ने। ठीक है, कभी विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1999। ठीक है, इसको भी 10-11 साल हो गए इम्प्लीमेंट होते होते। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आपको हम कुछ भी करके 100 दिनों के अंदर गारंटीड रजिस्टर करो, 100 डेज में आपको जॉब दिला देंगे। अगर नहीं दिलाएंगे तो 500 पर मंथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 में स्टार्ट हुआ था। दिस स्कीम प्रोवाइड्स एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेजेस, आपको साल के अंदर 100 दिन का वेजेस दिला देंगे ये लोग। ठीक है, ये अनस्किल्ड लोगों के लिए था, मैनुअल वर्क जो करते हैं ना उनके लिए है एक्चुअली ये स्कीम, महात्मा गांधी वाला। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण मतलब गांव कौशल्य मीन्स यूथ योजना 2014 में स्टार्ट हुआ, 2014। ठीक है, मिशन क्या था? रिड्यूस द पॉवर्टी, जितना हो सके हमें गरीबी हटाना है, एज वेल एज प्रोवाइड गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट रेगुलर वेजेस के लिए। सी यूथ बोल रहे हैं ना, 15 to 35 ईयर्स ऑफ एज के लिए ये स्कीम था। ठीक है, फिर नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, अभी ये इंडिया में स्टार्ट हो रहा है 2014 से, मेक इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया। ठीक है, ये सब नई नई स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट ने निकाली है जो एक्चुअल इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ये 2009 में आई थी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, लोगों को खुद का बिजनेस करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करो, एंकरेज करो, अच्छे करियर ऑप्शंस दो। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब उनको भी प्रमोट करना है। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, हम सबको पता है, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2016 में स्टार्ट हुआ था, इंस्पिरेशन देने के लिए यंग जनरेशन के लिए। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 में आया था ये। ठीक है, 12,000 करोड़ का बजट लेके ये लोग ने ये स्कीम इंप्लीमेंट किया था, सबसे सक्सेसफुल अब तक का यही रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी मैंने थोड़ा वो रश कर दिया है, कुछ भी नहीं समझा तो आप कमेंट में बिंदास पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।